डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी को मैं आज आमंत्रित किया हूँ। टाइम्स ने जो रैंकिंग जारी किया है 1904 यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में, जिसमें भारत की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। 5वां से चौथा स्थान पे आ गया है और डॉक्टर साहब लगभग 91 यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टाइम्स के रैंकिंग में आए हैं, जिसमें अमेरिका के 169 और चाइना की 85 है। तो डॉक्टर साहब पिछले 30 साल में पहली बार हमने चाइना को पछाड़ा है। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब बताएं, जो रैंकिंग आई है टाइम्स की वर्ल्ड स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में। साहब, मैं तो किसी डिपार्टमेंट का हूँ, एजुकेशनल ही सेक्टर में रहता हूँ। मुझे ये तो बहुत अच्छे से पता है कि ये होता क्या है, लेकिन ए विधान आ गया। आना तो फिर। हाँ हाँ, जी जी डॉक्टर साहब। देखिए, इस पूरे कवायद का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने इस बात की महत्ता को समझा कि आपको अपनी एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए। पहले हमारे यहाँ नहीं। तो ये जब रैंकिंग में जो होता है ना, इसकी एक आपके यहाँ पे फॉर्म आता है। उस फॉर्म में 5-10 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को भर के भेजना चाहिए। और शायद हो सकता है कुछ पैसे भी देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी करवाया कि आप पहले रैंकिंग करें। उसके बाद उन्होंने नेशनल रैंकिंग निकालनी शुरू करी। अगर आप ध्यान दें तो एक इंडिया की नेशनल रैंकिंग भी निकलती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, कौन सी नहीं। तो मोदी जी एक बड़े, और देखिए इसका फर्क ये पड़ता है कि यदि आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग टॉप 10 में है, टॉप 100 में है, तो उससे ना बच्चे अट्रैक्ट होते हैं पढ़ने। आप समझ रहे हैं? तो जी ये जी जी एक तरीके की एक्सरसाइज है कि इंडिया वापस से जो है वो एक क्रिएटर ऑफ नॉलेज बने, जहाँ भी लोग पढ़ने आए और उसके बाद जो है चीजें की जाए। तो इसका पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है। और चाइना को क्या हम सबको पिछाड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है और भी चीजें हो रही हैं। तो पूरा श्रेय मैं मोदी जी को। जी जी जी। और डॉक्टर साहब, मेरा मानना है। बोले बोले वकील साहब बोलिए। हाँ हाँ, मेरा मानना है कि ये जो वर्ल्ड वाइड जो रैंकिंग में सुधार हुआ है भारत के, ये, हाँ, इससे ये साबित होता है कि हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हाँ, बोले बोले डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ, ये जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में जो सुधार हुआ है भारत के, जो पिछले साल 75 था, अभी 91 हो गया है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं और सुधार की संभावनाएं तो अभी भी हैं। हाँ डॉक्टर साहब। आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। जी जी बोले। मेरा, अभी आपका फ्रीज फ्रीज हो गया था। जी, अभी आप पूरा मैं फ्रीज हो गए। फ्रीज हो गया हूँ। अभी आ रहे। हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो हमारे जो विश्वविद्यालय और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के रैंकिंग में जो सुधार हुआ है, तो भारत सरकार की जो लक्ष्य है और विश्व गुरु बनने की ओर जो है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, करेक्ट। ठीक कह संकेत रहे हैं। है। हाँ, ठीक कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, आप भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो और क्या सुधार की संभावना है और क्या सुधार होनी चाहिए? देखिए, सुधार की जो सबसे बड़ी संभावना है कि भारत में रिसर्च को जो है वो आपको बढ़ावा देगी। अब मैं समझ सकता हूँ कि भारत की जो गवर्नमेंट है उसके पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, तो वो एजुकेशन के ऊपर जो है उतना ज्यादा खर्च नहीं कर सकती हैं। और वो भी एजुकेशन को आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन,
फिर उसके बाद इंटरमीडिएट एजुकेशन, फिर उसके बाद आता है आपका हायर एजुकेशन। तो अब हमारे यहाँ तो सारा का सारा जो फोकस है प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट में ही गवर्नमेंट के सारे रिसोर्सेज, वो हायर रिसोर्सेज के लिए जितनी बजटिंग चाहिए, जितना रिसर्च ग्रांट चाहिए, वो अवेलेबल कराना गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है। तो इसमें आपको प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर्स को इंकरेज करना पड़ेगा कि वो आए, फंडिंग है, उन फंडिंग के आधार पे जो है वो प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो। एक जो सबसे बड़ी सुधार की जरूरत है भारत में वो है कि इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसका भारतीयकरण। अभी ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये पूरी तरीके से पाश्चात्य है। कोई भी एजुकेशन बुरा नहीं होता, लेकिन उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड अगर आप किसी और जगह से ढूंढने तो दिक्कत है। जैसे अभी आप अगर देख रहे होंगे कुछ दिन से एक एडवर्टीजमेंट टीवी पे आ रहा है, कोई किसी इंश्योरेंस कंपनी का या किसका है, जिसमें वो कह रहा है कि न्यूटन है, वो बोलता है कि चीजें क्यों गिरती है, वो कहता है कि न्यूटन बेवकूफ, मतलब न्यूटन का एक तरीके से चप्पा। फिर उसके बाद दूसरा दिखाता है कि वो डार्विन कहता है कि वो ऐसे हैं, तो वो सारे के सारे जो लोग हैं वो वेस्टर्न ऑफिस में बने। तो पूरा एडवर्टीजमेंट जो है ना वो वेस्ट सोसाइटी के आसपास है। तो वो बच्चा जिसने ये एडवर्टीजमेंट दिखा है उसको इंडिया की बेसिक के बारे में पता ही नहीं, या तो वो बनाना नहीं जी चाहता। आप अगर मूवीज में देख लें, जब एक मूवी का ट्रेलर दिख रहा था जिसमें वो कह रहा है कि हमारे यहाँ तो ये मानते हैं कि शेषनाग के फन पे पृथ्वी रखी हुई है, वो ये बताना भूल गया कि भाई यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो है वो राउंड है, और पृथ्वी शेषनाग को नहीं बल्कि वो अपना वो करती है। किसी अगर कहानी की किताब में अगर वो लिखा हुआ है तो बाकी चीजों भी तो बताओ कि पृथ्वी राउंड है। पॉइंट ये है कि और किसने तुम्हें जो है, अगर वो लिखा भी है और तुम कुछ और सोच रहे हो तो किसने तुम्हें वो कहने से रोका है। पॉइंट है कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में इंडियनाइजेशन नहीं है, इंडियनाइजेशन को यहाँ खराब माना। तो हम्म बहुत कुछ करने की जरूरत है। भारत का एजुकेशन सिस्टम भारतीय नहीं है, भारतीय को यहाँ पे सेकुलराइजेशन कहा जाता है। अगर आप भारतीय एजुकेशन का भारतीयकरण करेंगे तो उसको यहाँ का कुछ एक पर्टिकुलर वर्ग है उसको सेकुलराइजेशन। तो हम भारत में भारतीय विद्या नहीं पढ़ेंगे तो हम भारत में कहा वेस्ट की विद्या पढ़ेंगे। इसी को एजुकेशन कहते हैं, इसी को प्रोग्रेसिव कहते हैं। तो डी इंडियनाइजेशन इतना ज्यादा हो रखा है भारतीय एजुकेशन सिस्टम में कि वो एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो उसमें गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना। दूसरा कि भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाना बहुत जरूरी है। अब जैसे आप देखें इसरो के साइंटिस्टों ने जो ये महान अचीवमेंट की है उसमें सारे के हम्म सारे जो साइंटिस्ट है वो लोकल पढ़े हुए थे। एस सोमनाथ हम्म साहब जो कि आजकल के हीरो है हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़े हीरो है, मैं तो उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। एस सोमनाथ साहब हम्म जो है वो केरल की किसी लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए हैं, उसके बाद यहीं से उन्होंने पीएचडी की है, यही आईआईएससी से उन्होंने बाकी की उच्चतम शिक्षा ली है। तो ये बात इस बात को दिखाता है कि हमारी यहाँ पे लोकल पढ़ाई करके, लोकल भाषा में पढ़ाई करके हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक एक्सेप्शनल रिजल्ट दे सकते हैं। दैट्स समथिंग टू अचीव। तो भारत की लैंग्वेज में पढ़ाई करवाना ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत की जो पौराणिक या जो आप कह रहे हैं जो पुरानी पढ़ाई की गई है, जैसे विमान करके कोई पुस्तक लिखी गई, आर्यभट्ट के बारे में बताओ, उनके जो साइंस है उसको मेन पार्ट को बताओ। पाइथागोरस को भी तुम पढ़ाते हो, हम जो इंडियन मैथमेटिशियंस उनका नाम ही गायब कर रखा है, सबको 20 और ये कर रखा है। सो दैट नीड्स टू बी करेक्टेड, दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। मैं अगर होता तो मैं प्राइमरी अपना जो ऑब्जेक्टिव होता इंडियन एजुकेशन सिस्टम का इंडियनाइजेशन करना, उसका लोकलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। लोकलाइजेशन करने का ये कतई मतलब नहीं है कि हम बाकी जो विद्याएं हैं या उनको हम अपने से छोटा माने, लेकिन जो हमारे यहाँ पढ़ाई गई, जिसकी शुरुआत हमारे यहाँ हुई, जो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट हुए, उनको बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि वो शुरू के जो शुरुआती जो उनका कक्षा 10 तक का जो है वो अपने साइंटिस्ट को पढ़े। जो मैथ के फॉर्मूले किसी और के नाम से पढ़ते, अगर हमारे लोकल साइंटिस्ट है तो उनको लिखते हैं। अगर लोकल से नहीं लिखा है, किसी बाहर के साइंटिस्ट है तो ही उसको बताए। बट बताएं तो कि आर्यभट्ट ने क्या लिखा था, पाई की वैल्यू पहली बार इंडिया में दी गई थी, सब चीजें बताएं तो किसको पता। जी डॉक्टर साहब, ये वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च में इन्वेस्टमेंट है जीडीपी के अनुसार, तो भारत का नंबर 11वां 12वां में है शायद। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो जो भी हो जीडीपी में आप ये तो बाकी सारे पैरामीटर्स को भूल जाएंगे ना कि बाकी लोग में कितने लोगों को, बाकी जो देश है उनके यहाँ के पॉपुलेशन क्या है, उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, उनकी जो है जीडीपी कितनी बड़ी है। हमारे यहाँ पे तो आप
फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जरूर हो, लेकिन आपके पास वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन है। एक हाँ हाँ। एक अरब 1 अरब 40 करोड़ या 1 अरब 50 करोड़ के लोग तो आपकी आबादी है। उसमें से अब आपके पास अगर आप अपनी एजुकेशन का 3% या 1.5%, 2.5% जो भी लगा रहे हो, उसमें पहले तो बच्चों को स्कूली शिक्षा करो। तुम्हें तो स्कूलों को हर गांव में स्कूल चाहिए, हर गांव में अच्छे शिक्षक चाहिए, स्कूलों में आपको टॉयलेट चाहिए, स्कूलों में अध्यापक चाहिए, अध्यापक के साथ साथ वहाँ पे पुस्तकें चाहिए, मिड डे मील होना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ कई वजह गरीबी की वजह से नहीं जाते स्कूलों में। तो ये सब चीजें जो है वो आपको प्रमोट करनी पड़ेगी। ये तो आप फिक्स कंपेरिजन नहीं कर सकते। अगर आप एजुकेशन पे अपना परसेंटेज लगा रहे हैं, वो सारा का सारा जो आपका एजुकेशन के खर्च है वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे जा रहा है, टर्शियरी यानी कि हायर एजुकेशन तक आप पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि जो रिसर्च होगा वो कोई प्राइमरी बच्चा तो नहीं करेगा ना, प्राइमरी स्कूल का प्रोफेसर तो नहीं करेगा। और रिसर्च का करने का मतलब है कि जो बंदा रिसर्च करेगा वो बाकी कोई और काम तो नहीं कर सकता। तो आपको उसके लिए इतना तो उसको पैसा दीजिए ना कि उसका घर बन सके, उसका भी सपना हो कि मैं घर खरीद सकूँ, एक वो कर सकूँ, तो वो तो पूरा कर सकूँ। तो आपको यहाँ पे जो बात होती है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा दे रहे हो, कितना लिक्विडिटी बना रहे हो। अगर मुझे 10,000 रुपया लेकर के और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, मैं अपनी जिंदगी की कोई सहूलियात भी पूरी करता हूँ, तो जो फाइन टैलेंट है वो क्यों आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो बाहर नहीं रह लेगा। आप जी समझ रहे जी। हैं। तो जी जी। वाइबल तो बनाओ इस प्रोफेशन को, क्योंकि जो ये यहाँ पे जिस एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी तो चलते रहेंगे, ग्रेजुएट्स बना के क्या करेंगे, आपको तो रिसर्च पे जाना होगा कि यहाँ से जी एजुकेशन का क्रिएशन हो। अभी तो आपका जो ग्रेजुएशन ग्रेजुएट में जो बच्चा ग्रेजुएशन में पढ़ता है वो तो रिसर्च को मदद कर रहा है, तो दूसरों के नाम से किताबें पढ़ रहा है। उससे आप बोलिएगा कि ग्रेजुएशन में क्या पढ़े, तो वो 4 आपको फॉरेन ऑथर का नाम बता दिया कि ये पढ़े, इनके नाम पे ये। तो डॉक्टर साहब। इंडियन एजुकेशन डॉक्टर नीड्स अ साहब। रिवॉल्व। जी जी जी। डॉक्टर साहब, ये हमारे तरफ पे आप पूरे इंडिया में है लगता है कि अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर ही बनाना है। और हमारे, मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में पूरे हर गांव से 5 बच्चे, 3 बच्चे कोटा जा रहे हैं। तो इसमें भी मेरे को लगता है कि डाइवर्सिफाई होनी चाहिए कि ये जो साइंस के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करनी चाहिए बच्चों को। पेरेंट ये डिसाइड कर ले रहे हैं मेरे बच्चा या तो एमबीबीएस करेगा या तो आईआईटी में जाएगा, और 10वीं के बाद कोचिंग के लिए भेज दे रहे हैं कोटा। मेरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। और छत्तीसगढ़ को आप समझते हैं, यहाँ के हर गांव के 3 से 5 बच्चे कोटा जा रहे हैं डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि कोई साइंटिस्ट बनेगा, मैं इसको देहरादून भेजूं कि रुड़की भेजूं कि बेंगलोर भेजूं। ये ये नहीं है, ये मैंने प्रचलन में नहीं है। डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब खुद, आप एकेडमिशियन हैं तो कुछ बताएं। मेरे को आज एक डिजिग्नेटेड सीनियर वकील साहब बोल रहे थे कि कभी ऐसे भी चर्चा करना करके आज। तो मैं एक क्वेश्चन रखा आपको। देखिए, मैंने फिर वही बात की कि पेरेंट्स हर चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार होगा जहां पे उसको ये लगता है कि उसके बच्चे का करियर जो है वो सेफ है। जैसे जब मैंने लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था 1999 में, तो बनारस का था, मैं लॉ पढ़ने जा रहा था। मेरे घर वालों को ये सुनने को मिला कि अरे भाई ये क्यों पढ़ने जा रहा है, लोगों को पता नहीं था कि 5 इयर्स लॉ क्या होता है। तो लोगों ने कहा भाई ये लॉ तो तुम यहाँ से ग्रेजुएशन करके यहीं से क्यों नहीं कर रहे हो, इसके लिए लॉ जाने की क्या जरूरत है। तो एक समय वो मैंने भी देखा है कि बहुत ज्यादा वेलकमिंग नहीं था, लेकिन आज मैंने ऐसे भी बच्चों को पढ़ाया है एडमिट में जो आईआईटी छोड़ के लॉ पढ़ने आए। तो पेरेंट्स डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड उनको ये पता हो कि इसमें जो है वो करियर जो है वो सेफ है, ट्रस्टेबल है, और वो लॉन्ग लास्टिंग, उनका बच्चा सेफ है, तो उनको नहीं रोकेंगे। जैसे स्पोर्ट्स है, देखिए मोदी जी ने स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया और आपको वो रिजल्ट दिखता है। आज के पेरेंट्स स्पोर्ट्स में जाने से नहीं रोकते। नीरज चोपड़ा इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज देखिए इंडिया की जो एशियन गेम में मेडल आई है वो कितनी अच्छी आ रही है। कई ऐसे स्पोर्ट्स है जिसमें हमने कभी मेडल नहीं जीता, वो उसको मेडल भी ला रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जैसे रॉकेट फिजिक्स हो गया, कंबशन इंजन हो गया, या फ्यूल का फिजिक्स हो गया, या इस तरीके के जो भी कोर्सेज हैं, या इंटरडिसिप्लिनरी हो गया कि भाई मेडिकल से टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़े हों, ये सब चीजें वहाँ पे बायो केमिकल चीजें हो गई या बायो मॉलिक्यूलर स्टडीज हो गई,
दे आर टेकिंग इंटरेस्ट, बट ये है कि आपको करियर अपॉर्चुनिटी को लानी पड़ेगी, और करियर अपॉर्चुनिटी को जरूरी आएगी इन सब चीजों की रिसर्च में, जब रिसर्च ग्रांट बढ़े। और आपको पास अभी रिसर्च ग्रांट अगर आप नहीं दे सकते तो यू हैव टू इनकरेज द प्राइवेट प्लेयर टू ग्रांट दी रिसर्च ग्रांट फॉर साइंटिफिक स्टडीज, ताकि वो बच्चा वहां काम कर रहा है, आप ही बताइए 10,000 रुपए में मैं तो नहीं जाकर रिसर्च करूंगा, जब मेरी भी तो सपना है कि मेरा घर हो, मेरी गाड़ी हो, मैं अपने बच्चों को एक परिवार दे पाऊँ। अब मेरी इनकम इतनी है कि मैं अपना ही खर्चा नहीं चला पा रहा, तो मैं बीवी को कहाँ से कपड़े पहनाऊंगा, मैं बच्चों को कहाँ से स्कूल में भेजूंगा। तो यू हैव टू मेक इट ल्यूक्रेटिव, तो उसका वही है पीपीपी मॉडल पे जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो प्रेजेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो प्राइवेट सिस्टम की, वो दे हैव बिकम, जो आइडिया था पीपीपी का वो नहीं हो रहा है, ये तो एक डिग्री फर्निशिंग इंस्टीट्यूशन बन गए। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने वो रोल नहीं प्ले किया जो उनको करना चाहिए। इसकी वजह से देखिए अब अच्छी यूनिवर्सिटियां अब खुद से बीसीआई जैसी संस्थाएं इनिशिएटिव ले रही है, हमारा यूनिवर्सिटी है इधर इतनी बढ़िया अच्छी इनिशिएटिव ली है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अब ये है कि तरीके की यूनिवर्सिटी आ रही है, लेकिन आप देखें अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बाकी जो है वो तो दुनिया बाकी, तो बच्चों के ऊपर उनका इतना ज्यादा वैल्यू रहता है कि बच्चे को कुछ करो, और रिसर्च पे तो उनका कोई वो ध्यान ही नहीं है। उन्होंने एलिजिबिलिटी रूल बना रखे हैं, इस पर्टिकुलर उसमें पब्लिश करो, वहाँ पब्लिश करो, ये वो करके टीचर से आप जिसे कह लीजिए अनरीजनेबल अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं उन टीचर से, तो वो भी ठीक नहीं है। That's how it is. So, लेकिन ये ना एक वातावरण बनाने से होगा, एक एजुकेशनल पॉलिसी बनाने से आपको एकेडमिशियंस को वैल्यू देना पड़ेगा। आज एक आदमी प्रोफेसर बनता है, उसकी जॉब की गारंटी नहीं है, आप समझ रहे हैं, कोई उसको सोशल गारंटी नहीं होती है। बहुत लो पेइंग जॉब है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, तो वो आपको जो सैलरी रिकमेंडेड है यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट वो भी नहीं देना चाहिए। तो वो कहते हैं पढ़ाओ 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 और पैसे चोरी रखो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, जो यू नीड टू मेक एजुकेशन अ ल्यूक्रेटिव और ल्यूक्रेटिव एक्टिविटी। जो आ रहा है अपनी जिंदगी के सारे ऑप्शन बंद करके ना, तो वो यार उसकी घर चले, ऐसा बना दोगे कि वो दर ठोकर खाए, तो फिर कौन रिसर्च है, कोई रिसर्च नहीं करेगा। तुम आईएएस और आईपीएस और ये सब तभी इंजॉय कर सकते हो जब समाज में इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी होगी, जब नए पेटेंट्स मिलेंगे, नए क्रिएशन होंगे, नए प्रोडक्शन राइट्स मिलेंगे, उन राइट का सेफ गार्ड होगा, लॉज होंगे। तो आपको देखना है कि आप लेसर शेयर बनना चाहते हो या फिर इकोनॉमी बनना चाहते हो। इकोनॉमी बनना चाहते हो तो आपको प्राइवेट सेक्टर्स को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आना पड़ेगा, अनुदान देना पड़ेगा, रिसर्च को प्रमोट करना पड़ेगा, टैलेंट्स को लाना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी को आप मत प्रमोट करें, तो टैलेंट है जो सोच सकता है, जो रिसर्च कर सकता है, को सारी सुविधाएं दें, सम्मान दें। तो there needs to be a complete change of the education policy, कंड्यूसिव बनाना पड़ेगा उसको, वो रिसर्च करना पड़ेगा। अभी तो जो रिसर्च छोड़िए, अभी तो सिर्फ आप अंडर ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करें, बीटेक एमबीबीएस। डॉक्टर साहब आप खुद जर्मनी में एलएलएम पीएचडी किए हैं, म्यूनिक विश्वविद्यालय में किए हैं ना? हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी। हाँ, हैम्बर्ग में। तो वहाँ की जो जिस शिक्षण संस्थान से आप पढ़े हैं, और आज हमारे हिंदुस्तान में 2000 के बाद बहुत सारे नेशनल लॉ कॉलेज हुए हैं, तो वहाँ के और यहाँ के पढ़ाई की स्तर में ये हमारे हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशन हैं लॉ के, तो वर्ल्ड लेवल के हैं आज के जो हैं, उसमें आप क्या अंतर देखते हैं दोनों में? क्योंकि आपका एलएलएम भी हुआ है हैम्बर्ग से और पीएचडी भी हुआ है वहां से। नहीं, एलएलएम मेरा एलएलएम जो है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से है। सिंगापुर। हाँ, एनयूएस कहते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से मैंने मास्टर्स किया। और एक मास्टर्स मेरा जो था वो ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज स्विट्जरलैंड से हुआ। उसके बाद मैंने पीएचडी अपनी करी है फिर बाकी मेरा पीएचडी जर्मनी में ना, हैम्बर्ग में। जर्मनी में, हैम्बर्ग और स्विट्जरलैंड से मैंने मास्टर्स में एनरोल किया था। उसका नाम है ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। फिर मैंने एलएलएम किया आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, और पीएचडी फिर मैंने की यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर साहब ये दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी किया है, तो आज के जो नेशनल लॉ स्कूल हैं हमारे हिंदुस्तान में, कई जगह अच्छे अच्छे हैं,
तो दोनों के स्तर में समतुल्य है कि हम पीछे हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो, उसके बारे में बताएं, आप खुद पढ़े हुए हैं। देखिए, अभी प्यार से मैंने एलएलएम किया हुआ था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से, उसकी रैंकिंग आज की डेट में 11th है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, 11वां रैंक। मैंने किया था 10वां था, पूरी जी दुनिया में जी उसकी रैंकिंग 10वीं थी, आज 11वीं। तो महिमा यूनिवर्सिटी है वेरी प्रेस्टिजियस। इवन ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की भी रैंकिंग उस समय तो 48वीं थी, आज की 3 और 100 यूनिवर्सिटी आपका टॉप 100 में, टॉप 150 में आती है, जो उसकी पीएचडी की रैंकिंग टॉप 100 यूनिवर्सिटी। तो रैंकिंग देखिए, मैंने जो महसूस किया ना कि यही हम ही लोग जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं वो वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है ना। आज की डेट में हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो 136, ठीक है, वर्ल्ड 136। 136। तो और एनयूएस की रैंकिंग है 11। देखिए पॉइंट है कि, और आपको पता है कि अगर आपने दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है तो आपको फिर नेट का एग्जाम देनी चाहिए। तो मेरी पीएचडी 136 है, लेकिन जर्मनी की यूनिवर्सिटी रैंकिंग वो इसलिए आती है क्योंकि वो अंग्रेजी में ज्यादातर पढ़ते नहीं है, वेरी हाई स्टैंडर्ड अंडर यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएट या टॉप 10 नहीं, क्योंकि वो ज्यादा इंग्लिश की डिग्री नहीं देते, तो उनकी जो रैंकिंग है वो लो हो जाती है। बट एनीवेज, कोई अंतर नहीं, एक अंतर है वो आपके रिसर्च को सीरियस। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी यूनिवर्सिटी में मैंने जब पीएचडी सबमिट किया तो जो दो सुपरवाइजर के रिपोर्ट है 12-12 पेज, 12 पेज का उन्होंने रिपोर्ट लिखा था मेरी, एक एक 24 पेज के टोटल। उसके बाद मेरी थीसिस को ओरिजिनल थीसिस का रिकॉर्ड दिया गया कि दिस इज द ओरिजिनल थीसिस, ओरिजिनल लिखा उसने। लेकिन मुझे जो मार्क्स मिले वो कम मिल गए। क्यों? क्योंकि मैंने पीएचडी थीसिस जमा कर दी थी, मैं उसके साथ बिब्लियोग्राफी जमा करना, दोनों को बिब्लियोग्राफी के मार्क्स। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सोचा कि चलो इसकी क्या जरूरत है, देखिए उन्होंने मार्क्स क्या वेरी। इंडियंस जो है वो इसको बहुत बहुत सीरियस नहीं है। वहां पे एक एक पेज पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक कॉमा पढ़ेंगे। मेरी मेरी थीसिस का एक एक लाइन, और मेरी थीसिस रूटलेज में पब्लिश होने वाली है बहुत जल्दी, मार्च में। रूटलेज एक बहुत बड़ा प्रकाशन है। जी 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 बॉटम लाइन ये है कि साहब, हम लोग टैलेंटेड है, बट हमारे यहाँ जो है वो, एक तो अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे एकेडमी में लोग हैं जिनका एकेडमिक स्टेटस नहीं है, उन्होंने पीएचडी को मजाक बना रखा है। एक सिस्टम ऑफ वो होता है, तो मेरा देख लो, मैं तुम्हारा देखूंगा, अपने लोगों को पीएचडी करा दो, ठीक है। बट टैलेंट में कमी नहीं है, क्योंकि हम ही लोग तो पीएचडी कर रहे हैं। वहां पे है कि वो रिगरस है, वो क्वालिटी से समझौता नहीं। वो आपको ऐसा थोड़े है कि पीएचडी आपको लिखने को, वो क्वालिटी इंश्योर है। रिसर्च कैसा है, आपने फुट नोटिंग कैसे की है, फुट नोटिंग में रिलेवेंट और टैलेंट की कमी नहीं। हाँ, एकेडमिया में अनफॉर्चुनेटली टैलेंट इसलिए नहीं आता क्योंकि बहुत लो पेइंग है, फ्रस्ट्रेटिंग। इट्स थैंकलेस जॉब, ब्रेक नहीं मिलता। अब इंडिया आप देख लेना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज तक, सॉरी, बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज तक कितने प्रोफेसर्स को जज बनाया? एक प्रोफेसर को जज बनाया उन्होंने, इसीलिए आपके आपके साथ एक पूरा प्रोग्राम करेंगे नहीं 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 आर्टिकल 124 के ऊपर। आप कभी कहेंगे वो तो मैं आपको बताऊँ आर्टिकल 124 के नाम पे क्या क्या हो, नहीं सुप्रीम उस कोर्ट ही रिस्पॉन्स। जी, उस मामले में तो वेस्टर्न कंट्री का रिकॉर्ड अलग ही है। हमारे यहाँ तो कॉलेजियम सिस्टम में है वो, उसके बारे में सोचते ही नहीं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अरे भाई, तो आपने तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट किया हुआ ना आर्टिकल 124 क्लॉज 3 में, 3 लोग ही जज बन सकते हैं, 3 लोग जज बन सकते हैं। हाई कोर्ट का सिटिंग जज, 10 साल से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया हुआ वकील, और जूरिस्ट। एक जूरिस्ट को, जूरिस्ट का आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में जूरिस्ट का निकला प्रोफेसर, क्योंकि आइडिया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ एक अपीलेट, हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में प्रोफेसर लगता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहाँ पे होता है नंबर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का यहाँ पे मतलब नहीं होता है कि वो सब्जेक्ट मैटर क्या है,
हो रहे हैं। 124 क्लास 3 का मजाक उड़ाते हैं, बार एंड बेंच पे ही बात खत्म कर देते हैं, अकेडमिया को मजाक समझते हैं, कहते हैं ये तो थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है, पता नहीं क्या क्या अपने मन में दिमाग में वो प्रीजुडिसेस बनाए हुए हैं। अगर कोई प्रोफेसर वो केस लॉ को समझ रहा है, केस की आर्गुमेंट्स को समझ रहा है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल कैसे लॉ मिलेगा? तो ये बात अलग है कि उसको ये नहीं पता कि भाई कब लीड ज्वाइन करना है, तो कोई भी प्रैक्टिस कर लेगा एक लॉ को करके। तो बॉटम लाइन है कि हमारे यहाँ तो लॉ में तो प्रोफेसर के साथ वो नहीं हो रहा है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, ये मैं इसीलिए आपको पूछ रहा था कि दुनिया के डेवलप्ड नेशन और इंस्टीट्यूशन में आप पढ़े हैं, तो उनका बेस जो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन है, तो भारत भी उसी तरह आगे सुधार हो रहा है और रिसर्च बेस्ड एजुकेशन की तरफ हम भी जा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि अभी भी जा हम रहे हैं, बहुत पीछे? देखिए ऐसा है, जा रहे हैं से नहीं, आपको लाना होगा टैलेंट की कमी तो नहीं है, क्योंकि यही तो दुनिया में देखिए अब आज नोबेल का नोबेल नोबेल फिजिक्स का या केमिस्ट्री का अवार्ड है, उन्होंने अपने लोगों को दिया। लेकिन मैं कहता हूँ नोबेल जो है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, वो 2 इंडियंस को। नोबेल तो व्हाइट लोगों का कॉन्सेप्ट है, नोबेल इज अ वेरी गुड प्रोग्राम, वो आपको क्यों दे? आपने अपने यहाँ पे रिसर्च करके जो गोविंद खुराना करके या ऐसे एक भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज को जो साइंस में दिया जाता है, उसकी आपने इज्जत ही नहीं रखी हुई है। आपके यहाँ पे होता ही नहीं रिसर्च, रिसर्चर्स को आपके यहाँ पे समाज में इज्जत नहीं। जी जी जी। अब हमारे यहाँ पे एकेडमिक्स का मतलब हो गया ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, क्लास में पढ़ाने की क्षमता को एकेडमिक्स कहते हैं। सारी दुनिया में एकेडमिक्स का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एज वेल एज क्रिएशन ऑफ नॉलेज। कौन क्रिएट कर रहा है नॉलेज इंडिया? ना तो तो जजेस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हेम्बर्ग में आपके जो थीसिस था, उसका एजुकेशन लैंग्वेज क्या था, इंग्लिश या जर्मन? इंग्लिश, इंग्लिश। इंग्लिश। वो अलाउ रहती है ना वहाँ भी? हाँ, वो आप स्पेशल परमिशन लेकर के, अगर आपका प्रोफेसर चाहता है कि आप इंग्लिश में लिखिए तो जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो अभी टाइम्स के जो रैंकिंग आई है, जिसमें 75 से 91 91 यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट आए हैं अभी वर्ल्ड लेवल के, जिसको माना है टाइम्स ने, तो इससे तो मेरे को लगता है ये संकेत है कि हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें सुधार हो रहा है और हम वर्ल्ड लेवल के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये मैं इसको एक्चुअली देखता हूँ, मेरे लिए ये है कि मोदी जी जो है वो सिस्टम समझते हैं बहुत अच्छे से, बड़े ही समझदार है। उनको ये पता था कि ये सब एक ये तो ये इंस्टीट्यूशन तो पहले भी वही थे, अभी भी वही है, क्या चेंज हुआ इनमें? ऐसा क्या चेंज ये रैंकिंग में आ गए? ये पहले फॉर्म ही नहीं फिल करते थे, कोई केयर ही नहीं करता था। अब ये मैंडेटरी जी। बना दिया कि फॉर्म फिल करो, रैंकिंग निकलवाओ, हम्म। कर रहे हैं, इसलिए आपका नाम आ रहा है। पहले भी नहीं इन्होंने इंस्टीट्यूशन से इनका नाम क्यों नहीं आता? ऐसा कौन सा रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया इन्होंने कि इनका नाम आता? अब आपने फॉर्म फिलअप करना शुरू किया है, आप दुनिया का गेम समझना शुरू कर दिए, क्योंकि अब आपकी हम्म। रैंकिंग होगी तो बाहर के स्टूडेंट भी हैं, जी जी। आपकी वैल्यू बनेगी कि भाई ये है वो है। दैट्स व्हाट चीज मैं कहता हूँ ना, मोदी जी ने ही ये शुरू किया था, रैंकिंग करो, शहरों की रैंकिंग, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, उनका कॉन्सेप्ट था कि वो लेकर क्या है, तो समझ में आ रहा था कि खेल क्या चल रहा है। खेल को समझने में माहिर है। ये भारत की एक बड़ी बड़ी एक खुशकिस्मती समझने की हमारे पास मिशनरी है, सिस्टम को समझते हैं। जी ये जी उनका जी। मैं पूरा शेयर हूँ, उन्होंने शुरू किया। तो डॉक्टर साहब, अंत में कंक्लूजन रिमार्क भारत कंक्लूजन के की बात है, भारत के लोगों को ये समझना होगा कि भारत शुरू से ज्ञान का निर्माण, और आज हम ज्ञान का निर्माण न करके हम ज्ञान का समझ लीजिए बाहर से जिसे कंज्यूमर बन चुके हैं। चैट जीपीटी बाहर से आ रही है, सब कुछ बाहर से आ रही है। हमारे यहाँ का बच्चा वहां जाके गवर्नमेंट कुछ नहीं,
हालांकि एक जब से मोदी जी ने इसको इम्पेटस दिया है स्टार्टअप में, टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप में, तो एक धीरे धीरे आप देख रहे हैं, बट इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। प्राइवेट सेक्टर को जो है वो एक बहुत बड़ा रोल निभाना पड़ेगा फॉर दी अवेलेबिलिटी ऑफ, और उसके बाद ही चीजें होंगी। बट जैसे कहते हैं ना कि देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, चीजों की शुरुआत हो गई है। मुझे पूरा है, विश्व गुरु आप तब बनेंगे जब आप ज्ञान का निर्माण करेंगे। विश्व गुरु आप तब नहीं बनेंगे जब आप ज्ञान का उपयोग करेंगे, बाहर से नहीं करेंगे, आप उसके उपभोक्ता बनेंगे। ज्ञान के निर्माण में और ज्ञान के उपभोक्ता बनने में जमीन में अभी हम ज्ञान के उपभोक्ता बने, whereas we should become a creator of knowledge as we were. India we should be. जी जी जी। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद, आप 60 नोटिस में आए और ये जो एजुकेशन के बारे में सारगर्भित चर्चा हुआ, दर्शकों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो डॉक्टर साहब अंत में मैं वही निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल को आप सब लाइक सब्सक्राइब करें, और डॉक्टर साहब के चैनल तक्षशिला अभिषेक मिश्रा को भी लाइक सब्सक्राइब करें। कोई सब्सक्राइब करता ही नहीं है डॉक्टर साहब, देखते हैं देखने को। लेके अपना कर्म करते जाइए। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।